हेलो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से किरणों का एमिशन होता है और इन किरणों के ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, और रदरफोर्ड ने ही किसी परमाणु में नाभिक की संरचना की भी खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने शीशे का एक बॉक्स लिया जिसकी दीवारें काफ़ी मोटी थी और उस मोटे बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा और वहाँ एक छिद्र भी था। उस छिद्र से जो निकलने वाली रेस थी, उन रेस के स्थान पर वहीं वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो प्लेटें रखी गई। एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित थी। देखिए, ये कोई शीशे का मोटा बॉक्स है, यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है और यहाँ से निकलने वाली किरणों के स्थान पर ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली कुछ किरणें यहाँ से बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं, तो ऐसी किरणों को गामा रेज कहते हैं। ठीक है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और इसका उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ही होता है, यानी ऊर्जा के रूप में ये विकिरित होती हैं। और इस सब्सटेंस से निकलने वाली कुछ किरणें धनावेशित प्लेटों की तरफ झुक जाती हैं और कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेटों की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, जो किरणें धनावेशित प्लेट की ओर झुक जाती हैं, ऐसी किरणों को बीटा किरणें कहते हैं और ये किरणें निगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं भाई? ऋणावेशित होती हैं। ठीक है, ऐसी किरणें ऋणावेशित होती हैं। दूसरा, जो किरणें ऋणावेशित प्लेट की तरफ झुक जाती हैं वो धनावेशित होती हैं और उन किरणों को अल्फा किरणें या अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, इनको पहले अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें कहा गया, लेकिन बाद में इनको अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा फोटोन कहा गया। दूसरी चीज़ क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली जो ये किरणों का एमिशन है, ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। हम चाहें तो किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा इन किरणों को ना तो रोक ही सकते हैं, ना इनकी गति को तेज कर सकते हैं, ना ही लो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। जब भी किसी अल्फा रेज का या अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो उसके साथ में गामा रेज का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, और जब भी कभी बीटा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है तो उसके साथ में गामा का भी उत्सर्जन होता है। क्यों होता है? देखिए, यदि अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो उसके साथ गामा निकलेंगे और बीटा निकलेंगे तो उसके साथ भी गामा निकलेंगे, लेकिन एक टाइम में या तो अल्फा पार्टिकल का ही उत्सर्जन होता है या बीटा पार्टिकल का ही होता है। ठीक है, अब जो हमने ये फिगर बनाया, उस फिगर में हमने एक साथ ही अल्फा, बीटा और गामा तीनों को निकाल दिया है ना। तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कोई परमाणु था, ठीक है, तो उसके नाभिक से जब अल्फा रेज का और गामा रेज का उत्सर्जन हो जाता है तो अल्फा के उत्सर्जन होने के बाद में जो परमाणु था वो परमाणु कुछ और बन जाता है। ठीक है, और दूसरे उस परमाणु से बीटा रेज का उत्सर्जन होता है जिसके साथ में गामा रेज का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरियम, थोरियम, पोलोनियम और एक्टिनियम। ठीक है, इन सब के अलावा भी एक फ्रांस के वैज्ञानिक मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी हुए हैं। इन क्यूरी दंपत्ति ने 30 टन पिच ब्लैंडी, ठीक है, इस नाम के कोलतार से, जो कितना था? 30 टन था। ओके, इतने कोलतार से उन्होंने केमिकल मेथड से अलग अलग चीज़ों को अलग करते हुए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स को उन्होंने अलग किया इस कोलतार में से, और 2 मिलीग्राम, उन सबको अलग करने के बाद में 2 मिलीग्राम रेडियम प्राप्त किया।
इस रेडियम की रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम की अपेक्षा 12 लाख गुनी थी। कितनी थी भाई? 12 लाख गुनी थी। ओके, इस कार्य के लिए इस क्यूरी दंपत्ति को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया।